वेलकम टू नोवेल बाय दिया ज़हरा। इस टाइम आप दिया ज़हरा के चैनल पे मौजूद हैं, अवेलेबल है, कहने लगे थे। और नावल है तस्कीने इश्क, तहरीर माला शाह। किस नंबर 3 है, इसकी न्यू एपिसोड है। आज की तारीख 26 जून है। ठीक है, रोज़ डेट काउंट होगी और ये रोज़ एपिसोड आप तक पहुंचा दी जाएगी। नावल कैसा लगा लास्ट में बताइएगा। अगर आप लोग इसको शेयर करेंगे तो राइटर को अच्छा लगेगा, तो उम्मीद है कि आपने अभी तक शेयर कर दिया होगा। इसका स्टार्ट लेते हैं। ये एक तंग गली का मंजर है जहाँ की सारी सड़क तकरीबन टूटी हुई है। अतराफ में कचरे के ढेर जमा हैं। इस तंग गली से गुजर पाना ही बहुत मुश्किल था। एजेंट 2 आप फ्रंट साइड से जाएंगे और एजेंट 3 आप बैक साइड से, और घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर वो लोग ज़्यादा हुए तो हमारे पास बैकअप का ऑप्शन है। गेमन संजीदा लहजे में अपने साथियों से गोया हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि माला शाह, मैंने आपका ये लफ्ज़ ठीक पढ़ा होगा। गीमन या गीमन लफ्ज़ उन्होंने बताया था। गीमन अंदर तकरीबन 100 लोग हैं और इनका हेड आराम से सो रहा है, और जो लड़कियाँ स्मगलिंग के लिए लाई गई हैं इनमें से 2 लड़कियां हेड के कमरे में मौजूद हैं क्योंकि इनको नशावर दवाई दी गई है। एजेंट 1 ने हाँफते हुए गीमन को सारी तफसील बताई, जिसकी गुस्से से रगें फूल गई। ओके नाउ एजेंट 2, यू आर रेडी। गीमन ने एजेंट 2 की तरफ देखा। यस सर। एजेंट 2 ने गीमन को सल्यूट किया। एजेंट 3, यू आर रेडी। गीमन ने एजेंट 3 से सवाल किया। नो सर, बिकॉज अगर हम दोनों तरफ से हमला करेंगे तो इसके आदमी तो मर जाएंगे, पर मैं ये यकीन से कह सकता हूँ ज़मीन से कोई रास्ता ज़रूर होगा। एजेंट 3 ने गीमन को तफसील से आगाह किया। अपने काबिल ऑफिसर की बात पर इसकी आंखें मुस्कुराई, मगर जल्द ही इसकी मुस्कुराती आंखों में गुस्सा आ गया। डू यू थिंक दैट कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मैं इसे भागने दूंगा? गीमन ने आईब्रू उचका कर पूछा। नो सर। एजेंट 3 को अपनी बात पर पेशमानी हुई। आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई थिंक कि अगर मैं ना रहा तो तुम एक बेहतरीन मेजर बन सकते हो पाकिस्तान आर्मी के लिए। गीमन ने एजेंट 3 के कंधे पर हाथ रखे कहा। एजेंट 3 गीमन के बात सुन उदास हो गया, लेकिन वो जिस शोबा से तल्लुक़ रखते थे वहाँ वो मौत के साथ घूमते थे। यस सर, नाउ आई एम रेडी। एजेंट 3 ने गीमन को सल्यूट किया। ओके नाउ गो, गीमन ने संजीदा लहजे में कहा और अपने साथियों को वहाँ से भेज के वो एक ज़मीन की सुरंग में दाखिल हुआ। एजेंट 3 के साथ पाक आर्मी के 30 नौजवान थे जिनके हौसले बुलंद थे। वो अपने रास्ते में आने वाले हर आदमी को खामोशी से ख़त्म कर रहे थे, मगर एक आदमी की गोली एक आर्मी नौजवान के सीने में प्रविष्ट होगी, जिससे वो जाम शहादत नोश फरमा गया। एजेंट 2 का हौसला फिर भी नहीं टूटा, वो और इसके साथ ही आगे बढ़ते रहे। एजेंट 3 के साथ 25 आर्मी के जवान थे जिनकी बुलेट्स पर साइलेंसर लगा था। वो भी अपनी सामने आने वाले को खामोशी से ख़त्म कर रहे थे, जिसकी खबर अंदर सेफ रूम में सोए हुए हेड को ना थी। बिलाखिर 30 मिनट तक सारे स्मगलर्स का आर्मी नौजवानों ने जहन्नम हासिल कर दिया। एजेंट 2 अब रेडी हैं? एजेंट 3 ने हेड के रूम के बाहर सवाल किया। यस एजेंट 3, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अंदर भी 10 लोग हैं जो कि अपनी गलीज़ चाहतों को हमारे मुल्क की मासूम लड़कियों से पूरा कर रहे हैं। ओके नाउ टेक इट, सॉरी नाउ अटैक। ओके नाउ अटैक। एजेंट 3 की आवाज़ पे वो 56 नौजवान भी हेड के रूम में दाखिल हुए और अंदर मौजूद 10 लोगों को 5 मिनट में ख़त्म कर दिया, मगर हेड का नामो निशान भी कहीं नहीं था और वह मासूम लड़कियां बहुत बुरी हालत में थी। सारे आर्मी नौजवानों ने अपनी निगाहें नीचे कर ली, जिससे इनकी तरबियत का पता चलता था। एजेंट 3 और एजेंट 2 ने अपनी निगाहों को नीचे करके इन लड़कियों को चादरें दी, जिनसे उन्होंने अपने वजूद को छुपा लिया। एजेंट 2, हेड तो यहाँ है ही नहीं। एजेंट 1 ने सवाल किया तो एजेंट 2 मुस्कुराया। आप मुस्कुरा रहे हैं और हम परेशान खड़े हैं। एजेंट 3 को इस संगीन वक्त पर एजेंट 2 का मुस्कुराना एक आंख नहीं भर रहा था। हमारा मिशन कंप्लीट हुआ, मिशन सक्सेसफुल। गीमन की आवाज़ पर सब बैक वक्त पीछे मुड़े और अपने हाथों से सल्यूट किया। मगर सर, वो हेड एजेंट 3 और एजेंट 1 अभी भी परेशान थे। वो भागने की तैयारी में था, पर अफसोस वो भाग नहीं सका और अब टॉर्चर सेल में है। गीमन ने संजीदगी से जवाब दिया तो सब नौजवान हैरान थे। ये बात इनके लिए हैरानकुन नहीं थी क्योंकि अक्सर ख़तरनाक काम गीमन ही करता था। हमें क्या फ़ायदा हुआ इनको मारने का? एजेंट 1 आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाया। पाकिस्तान आर्मी के नौजवान अपना काम फ़ायदे या नुकसान के लिए नहीं करते। एजेंट 1, हमारा फ़र्ज़ था इन जैसे घटिया लोगों को जहन्नुम हासिल करना जो हमारे पाकिस्तान की इज़्ज़त को इस तरह नीलाम करते हैं, और अब अगले मिशन पर आपके साथ मैं नहीं, मेजर 1 के होंगे।
मुझे उम्मीद है आप इटली में भी बहुत अच्छी तरह से अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। गीमन ने पहली बार एजेंट 1 से कही और अगली बात आर टीम से की। यस सर, सब ने पहले फिर से सल्यूट किया। एजेंट 1, 2 एंड एजेंट 3, आप तीनों मेरे साथ टॉर्चर सेल में आएंगे और कमांडर ग्रे, आप सब लड़कियों का ट्रीटमेंट करवाने के लिए इन्हें CMH भेज दें और जितने भी ड्रग्स और ब्लड्स हैं ये सब आप हेड ऑफिस पहुंचा दें। गॉट इट? गीमन ने बुलंद आवाज़ में कहा। यस सर, कमांडर ग्रे ने मुस्कुरा कर जवाब दिया तो गीमन और बाकी तीनों एजेंट टॉर्चर सेल की तरफ चल दिए। ये इतना रश पता नहीं क्यों लगा हुआ है। मिशेल को किसी अनहोनी का डर हुआ था। पता नहीं, चले अंदर चल कर देखते हैं। अर्शमान ने गाड़ी से उतर कर मिशेल की साइड का दरवाज़ा खोला था। नहीं, आप अब जा सकते हैं, वैसे भी मैंने आपको इतना तंग कर दिया। मिशेल ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। दिल ज़ोर से धड़क कर किसी अनहोनी की खबर दे रहा था। इट्स ओके मिशेल, में भी गलती मेरी थी, बातों में मगन होकर मैंने आगे नहीं देखा, सॉरी। अर्शमान ने हल्का सा मुस्कुरा कर मिशेल की तरफ देखा था। नहीं, आप चले जाएं, वैसे भी हम कोई अमीर कबीर तो है नहीं कि किसी भी लड़के के साथ घर वापस आना छोटी बात समझी जाए। मिशेल कहकर अर्शमान की बात सुने बगैर अपने घर में दाखिल हुई। अरे आ गई भगोड़ी, क्या हुआ? यार के साथ भाग कर गई थी तो वो छोड़ गया क्या? मिशेल को घर में दाखिल होता देख जरीना बेगम जहर फंकारने लगी। अम्मी, मैं बेहोश हो गई थी और इतनी बड़ी बात चढ़ा। मिशेल की बात बाकी अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। जरीना बेगम की थप्पड़ की वजह से बाहर खड़े अर्शमान को थप्पड़ अपने दिल पर महसूस हुआ था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। किसी मामले में इंसान कितना बेबस होता है ना, कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। और यही हाल इस वक्त अर्शमान खान का था। तू शुरू से ही घटिया है और घटिया ही रहेगी। पाल पोस के तुझे इसलिए बड़ा किया कि तू हमारे मुँह पे कालक लगा कर किसी यार के साथ भाग जाए। जरीना बेगम मिशेल को झंझोड़ रही थी और मोहल्ले की औरतें एक दूसरे के कान में सरगोशियाँ कर रही थी। इस वक्त मिशेल का दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। अब्बू, मिशेल ने तख्त पे खामोश बैठे अपने बाप को मुखातिब किया। अब्बू, आप जानते हैं ना मैं ऐसी नहीं हूँ। मिशेल खुद को जरीना बेगम से छुड़वा कर जफ़र मलक के कदमों में बैठ गई। वो तो अपनी बेटी की रग रग से वाकिफ़ थे, मगर इनकी बीवी ने खुद ही इनको पूरे मोहल्ले के सामने बदनाम कर दिया था। मिशेल, जफ़र साहब ने नम आँखों से इसके मासूम चेहरे को अपने हाथों में भरा। मेरी बच्ची, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। जफ़र मलक ने मिशेल की पेशानी को चूमा तो मिशेल ने अपनी आंखें बंद कर ली। पर मुझे भरोसा नहीं है, मैं ऐसी लड़की को अपने घर नहीं रख सकती। चल निकल मेरे घर से। जरीना बेगम ने मिशेल के बाजू को दबोचा और इसे धक्का देने लगी। अम्मी, मुझे मुआफ़ कर दे, मैं कहाँ जाऊँगी? मामू भी यहाँ नहीं है। मिशेल हाथ जोड़कर अपने नाकर्दा गुनाह की माफ़ी मांग रही थी। इसी के साथ चली जा जिसके साथ भागी थी। जरीना बेगम ने अभी तक अर्शमान को नहीं देखा था। इनके छोटे बेटे ने अंदर आकर सिर्फ यही कहा था कि मिशेल आप ही किसी लड़के के साथ आई हैं। अम्मी, खुदा का खौफ करे, मैं किसी के साथ नहीं भागी थी, मैं बेहोश हो गई थी। मिशेल रो रो के बेहाल हो चुकी थी, मगर इस औरत को इस पर ज़रा तरस ना आया। अरे तू तो बेहोश हो गई थी और वो तेरा यार इतना अच्छा था, तुझे 5 घंटे बाद पारसा की तरह छोड़ गया। उफ, क्या ही कहे। रहने दो, हमने भी ज़माना देखा है, कोई इतना शरीफ नहीं होता कि तुझे इसे कुछ ना कहा हो। जरीना बेगम अब भी गलाजत से बाज ना आई। अम्मी, खुदा की कसम मैं पाक हूँ। मिशेल तो ऐसे इल्ज़ाम पर तड़प ही उठी थी। अर्शमान का बस चलता तो इस औरत की ज़बान खींच लेता, मगर वो मिशेल पर कोई दाग नहीं लगाना चाहता था, इसलिए घर से बाहर ही खड़ा था। अच्छा चल, मान लिया तू पाक है, लेकिन अब मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जरीना बेगम ने मिशेल के मुंह को दबोच कर कहा। अम्मी, मैं कहाँ जाऊँगी? कौन है मेरा? मिशेल की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। इसका बाप क्यों नहीं कुछ बोलता? एक शर्त है मेरी, फिर तू यहाँ रहेगी। जरीना बेगम ने मिशेल को देख शैतानी अंदाज में सोच कर कहा। अम्मी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। मिशेल ने नीचे बैठकर जरीना बेगम के पाँव पकड़ लिया। अरे जरीना बहन, देखो, हम इस आवारा लड़की को अपने मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी बेटियां ख़राब होंगी। मोहल्ले की एक औरत ने जरीना बेगम को नरम पड़ता देख कर कहा तो दूसरी औरतें भी इनकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। औरत को बर्बाद करने वाली औरतें ही होती हैं, 80% औरतें और 20% मर्द। अरे शगुफ्ता बहन, मैं खुद ऐसी को घर में ना रखूं, मैं तो इसका निकाह करवाऊंगी। जरीना बेगम ने इन औरतों से कहा तो मिशेल और अर्शमान दोनों ही साकित हो गए। अम्मी, मिशेल ने तड़प कर जरीना बेगम को पुकारा। कौन अम्मी? मैं नहीं हूँ तेरी माँ, और अगर तू चाहती है कि तू अपने बाप से मिल सके तो तुझे शकूर साहब मालिक मकान से निकाह करना पड़ेगा। जरीना, यह हाजिम की मंग है। जफ़र मलिक ने जरीना की बात सुनकर कहा। हाँ तो ठीक है, हाजिम को फ़ोन करके यहाँ बुला लें, अगर वो आ गया तो इसके साथ निकाह कर दूंगी, वरना मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगी। जरीना बेगम ने जफ़र साहब को जवाब दिया तो मिशेल फ़ौरन अपने बैग से फ़ोन निकाल कर हाजिम को कॉल करने लगी।
बैल मुसलसल जा रही थी मगर आगे से कोई कॉल नहीं उठा रहा था और यहाँ मिशेल का ज़बर टूट रहा था। पूरे मोहल्ले के सामने वो सामान्य तमाशा बनी खड़ी थी। हेलो हेलो हाजिम, मैं मिशेल, बिलाखिर फ़ोन उठा लिया गया। हाजिम, मुझसे निकाह कर लो वरना मैं मर जाऊंगी। मिशेल को अपनी आवाज़ खाई से आती हुई महसूस हो रही थी। व्हाट आर यू ऑल राइट? मैं इस वक्त अपने भाई के साथ हॉस्पिटल में हूँ और तुम मुझे निकाह का कह रही हो। देखो हाजिम, तुमने मुझसे मोहब्बत करते हो ना, खुदारा मुझसे निकाह कर लो। मिशेल ने टूटते लहजे में कहा था। देख मिशेल, मैं अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ हूँ, अभी स्टूडेंट हूँ और तुम तो मेरी मंगेतर हो, सब जानती हो। और अभी इंतज़ार करो, 3 साल बाद शादी कर लूँगा तुमसे। हाजिम ने एहसान करने वाले लहजे में कहा और फ़ोन बंद कर दिया। देखा, कोई भी नहीं है ना तैयार तुझ जैसी से शादी करने के लिए। वो तो शकूर साहब का एहसान है। ए अफसर, जिस मस्जिद से मौलवी साहब को बुला कर ला, मैं अभी इसका निकाह करवाऊंगी। ये इंतहाई ज़बत थी अरशमान खान के लिए। मिशेल का निकाह मुझसे होगा। अरशमान ने घर में दाखिल होते बाआवाज़ बुलंद कहा तो सब इसकी जाने मतवज्जा हुए। 3 पीस सूट में, हाथों में महंगी घड़ी, सुर्ख सफ़ेद रंगत और अरशमान खान के पीछे मौजूद गार्ड्स को देख जरीना बेगम का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम कौन? जरीना बेगम ने अपना लहजा नरम करते हुए कहा। मैं आपको ये सब बताना ज़रूरी नहीं समझता। आप ये जान लें कि मैं मिशेल से निकाह करना चाहता हूँ और आपकी इस निकाह के लिए जो भी शर्त होगी मुझे मंजूर है। अरशमान ने जरीना बेगम का मुंह खुलता देख अपनी बात मुकम्मल की। ठीक है, निकाह मैं तुम्हारा करवा दूंगी। इसके लिए मेरी शर्त है, वो मैं तुम्हें अकेले में बताऊंगी। जाओ सफ़ीरा, मिशेल को अंदर लेकर जाओ और दुपट्टा सही से उड़ाओ। जरीना बेगम ने अपनी भांजी से कहा तो वो मिशेल को उठाकर अंदर ले गई, जो कि सब के बाद सिर्फ एक जिंदा लाश की मानिंद हो चुकी थी। मिशेल को खुद से नफरत हो रही थी। बैठो लड़के। जरीना बेगम ने तख्त के पास पड़ी हुई लकड़ी की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। इसकी ज़रूरत नहीं, आप शर्त बताएं। अरशमान ने दो टोक लहजे में कहा। 10 लाख चाहिए मुझे निकाह के लिए। जरीना बेगम ने अपने पते की बात बहुत आहिस्ता की ताकि मोहल्ले वाले इनकी लालच का अंदाज़ा ना लगा सके। अरशमान है कारा भरा। अमजद, चेक बुक दो। अरशमान ने अपने पीछे खड़े अमजद से कहा तो इसने चेक बुक अरशमान की तरफ बढ़ा दी। अरशमान ने 20 लाख का अमाउंट लिख कर चेक जरीना बेगम की तरफ बढ़ाया। आपकी मांगी हुई कीमत से दुगना है ये, और अफसोस आपने इतनी कम कीमत लगाई मेरी होने वाली बीवी की। अरशमान ने तंजिया कहा और अपना कोट उतार के हाथ में पकड़ लिया। सारे मोहल्ले की औरतें अरशमान को और इसके गार्ड्स को देख रही थी। अरे देखो बहन, कैसी किस्मत है इस मिशेल की, कितना अमीर आदमी मिला है। एक औरत ने जुमला कसा। बहन, मुझे तो लगता है मीरजादे को फंसाया है इस मिशेल ने। मासूम सूरत से दूसरी औरत ने अपना हिस्सा डाला। वैसे एक बात तो है, अपना हुस्न कैश करवाया है इस मिशेल ने। तीसरी औरत ने भी बीच में कहा। बस अब कोई भी मिशेल के बारे में एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकालेगा वरना मैं भूल जाऊंगा कि सामने कौन है। उसने कीमत मांगी और तुमने दे दी। औरत है कि खिलौना है? अरशमान, जो कब से इनकी बातें सुन रहा था, गुस्से को ज़ब्त करता हुआ बोल पड़ा। अरे जाओ मियाँ, हम कौन सा इस भगोड़ी के जिक्र के पीछे मरे जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अपने घर। मगर हाँ जरीना, ये लड़की दोबारा ना आए यहाँ। जुलेखा मई ने कहा और सारी औरतें एक एक करके निकल गई। अम्मा काजी आ गए। अफसल ने घर में दाखिल होकर कहा। सफ़ीरा, मिशेल को ले आ बाहर। जरीना बेगम ने आवाज़ लगाई तो सफ़ीरा मिशेल को बाहर ले आई, जो किसी आई थिंक पुतली की तरह चल रही थी। कौन कहता है भाई बुरे होते हैं? मैं तो अपने चारों भाइयों की शहज़ादी हूँ, अपने मामू की जान हूँ, बाबा की मलका हूँ। पर अम्मी, वो भी तो प्यार करते हैं, तभी तो मारती हैं। मिशेल के कानों में अपनी बचपन की कही हुई बातें गूंज रही थी। इसके चारों भाई इस तमाशे को खामोशी से देख रहे थे। इसका जान से अजीज़ बाप भी इसके मामले में खामोश था। इसने ये सब सिर्फ कहानियों में पढ़ा था, इसे कहाँ मालूम था यह हकीकत में कभी इसके साथ होगा। मिशेल, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी जान हो, ज़िंदगी हो। हासिम के मोहब्बत भरे जुमले की इतनी ही बातें इस वक्त इस मासूम के जहन में थी। अभी 1 महीना तो हुआ था इसे 18 साल का हुए। मिशेल मलिक वल्द ज़फ़र मलिक, आपका निकाह अरशमान खान वल्द ज़रियान खान से बाहक महर 50 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने मिशेल से दूसरी बार पूछा। जरीना बेगम को तो हक महर की रकम सुन के ही सीने पे सांप लूटते महसूस हो रहे थे और ऊपर से मिशेल का कोई जवाब न देना इनका गुस्सा बढ़ा रहा था। उन्होंने मिशेल की बाजू पर एक चुटकी काटी तो वो अपने ख्यालों से बाहर आई और कबूल है कहा। अरशमान ने जरीना बेगम की हरकत देख लब भींच लिया। निकाह के बाद अरशमान ने मिशेल को पुकारा, जो खुद में ही गुम थी। मिशेल चलें। अरशमान ने मिशेल के बाजू को आराम से छुआ। मिशेल का चेहरा जो वैसे ही सूजा हुआ था, दर्द की वजह से वो बुलबुला उठी। अरशमान को मिशेल का दर्द से कराहना तकलीफ़ पहुंचा गया था। अगर आइंदा के बाद आप मेरी बीवी के पास भी नजर आई तो ये हाथ जिनसे आपने मेरी बीवी पे जुल्म किए हैं इनको तोड़ दूंगा। अरशमान गुस्से से जरीना बेगम की तरफ देख कर बोला। अरे जाओ, बहुत देखे तुम जैसे। अब इस
गलाजत को लेकर निकलो मेरे घर से। जरीना बेगम अब भी बाज ना आई। अर्शमान खामोशी से मिशेल को अपने साथ लगाए हुए गाड़ी तक लाया और इसे अंदर बैठने का कहा तो वो खामोशी से बैठ गई। मिशेल, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना। अर्शमान ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर मिशेल से कहा। काश आप ना होते। अर्शमान, ये सब आपकी वजह से हुआ। मैं बदनाम होगी। मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, मेरे भाइयों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, मैं जिसकी मंग थी इसने मुझे ठुकरा दिया, सारे ज़माने में मैं बदनाम कर दिया। क्यों किया? मिशेल बोलने पे आई तो फट पड़ी थी और गुस्से से अर्शमान का कॉलर तो बोझ लिया। ये निशान देखें। मिशेल ने अपने बाजू के निशान अर्शमान को दिखाए और फिर अपने कंधे के यहाँ देखें। मुझे दर्द होता था, तकलीफ़ होती थी, मैं रोती थी ना, इनको तो सुकून मिलता था। लेकिन आज जितना दर्द हुआ है इतना पहले कभी नहीं हुआ। क्यों आए आप मेरी ज़िंदगी में अर्शमान? क्यों आगे ज़िंदगी क्या कम जहन्नुम थी? मैं मिशेल मलक, जो शो करवाती है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, हर वक्त हंसती हूँ, कहीं किसी को पता ना चल जाए मैं तकलीफ़ में हूँ। पर पता है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं मर। मिशेल के बाकी अल्फाज अर्शमान के मुंह में दम तोड़ के। इसने काफ़ी देर बाद मिशेल के लबों को नरमी से छोड़ा था। मिशेल गुस्से और शर्म के मिले जुले तासरात से अर्शमान को देख रही थी, जो सिर्फ मुस्कुरा रहा था। आपकी ज़िंदगी में अब कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, मैं हूँ। अर्शमान ने मिशेल को ज़बरदस्ती खुद में भेजा। मिशेल ने बहुत कोशिश की खुद को छुड़वाने की, मगर इसकी गिरफ्त से निकल पाना इस मासूम के लिए कहाँ आसान था। थक कर वो इसकी बाहों में ही आंखें मूंद की। अर्शमान एक हाथ से ड्राइव करके अपने मेंशन में दाखिल हुआ और मिशेल को अपने बाहों में भरा और गाड़ी से नीचे उतरा। अर्शमान की बाहों में मिशेल को देख सब गार्ड्स ने आंखें झुका ली और अर्शमान से उठाए मेंशन में दाखिल हुआ। रिफत बेगम, जो अर्शमान का इंतज़ार कर रही थी, अर्शमान की बाहों में लड़की देख इसके फ़ौरन करीब आई। अर्श, ये कौन है और इसे क्या हुआ है? रिफत बेगम ने इसका सूजा चेहरा देख अफसोस से अर्श से सवाल किया। माँ, मैं आप सबको सब कुछ सुबह बताऊंगा। आप मेरे रूम में नूरी को भेज दें। कहकर अर्शमान अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रिफत बेगम हैरान अपने बेटे को देख रही थी, जब मगरूर सा किसी लड़की को देखता तक नहीं था, अब एक लड़की को बाहों में भर के घर ले आया था। नूरी। रिफत बेगम ने नूरी को आवाज़ दी। जी मैम। नूरी ने नज़रें नीचे करके रिफत बेगम से सवाल किया। हमारी सिस्टर का नाम नूरी नहीं है, बट शॉर्ट फॉर्म में नूरी हो जाता है, तो इस वजह से हम थोड़ा ऊंची पड़े हैं, आसपास ही होगी कहीं। नूरी बेटा, अर्श के कमरे में अर्श के कमरे में आएगा। अर्श के कमरे में दूध के 2 गिलास लेकर जाओ और 1 गिलास में हल्दी डाल देना। चलो शाबाश, जाओ। और हाँ, अमजद को ज़रा अंदर भेजना। जी मैम, कहकर नूरी किचन में चली गई। अर्शमान ने पैरों से दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हुआ और अपने बेड पर मिशेल को लेटा दिया। नाइट लैंप की रोशनी में मिशेल का चेहरा इसे साफ नज़र आ रहा था, जो कि जरीना बेगम के थप्पड़ों की वजह से सूज चुका था। अर्शमान ने गुस्से से अपने हाथों का मुक्का बनाकर बेड की साइड पर मारा और आगे बढ़कर मिशेल की पेशानी चूमी। इतने में दरवाज़ा नोक हुआ तो अर्श ने अंदर आने की इजाज़त दी, तो नूरी दूध के गिलास लेकर दाखिल हुई। सर, ये दूध भेजा है मैम ने। नूरी ने गिलास रखा और जाने के लिए वापस मुड़ी। नूरी रुको, अर्श ने इसे रोका। जी सर, नूरी मैम की बॉडी पे कुछ ज़ख्मों के निशान हैं, मैं आपको ट्यूब देता हूँ, आप इनको ट्यूब लगाएं और मेरी अलमारी से मेरा ड्रेस निकाल कर इन्हें चेंज करवाएं जब तक मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। अर्शमान ने नूरी को ट्यूब दी और अपनी बात मुकम्मल करके उठकर वाशरूम का रुख किया। शावर लेकर इसके जहन को सुकून मिला था। आधे घंटे बाद वो बाहर आया तो नूरी जा चुकी थी। लाइट पिंक खुली शर्ट में मलबूस मिशेल सोए हुए भी अर्शमान के दिल को धड़का रही थी। इतने में रूम का दरवाज़ा खुला और नूरी दूध के गिलास लाई। सर, वो दूध ठंडा हो गया था तो इसीलिए ये दूध आप रख कर चली जाएं, मैं खुद पिला दूँगा। ओके सर, कहकर नूरी बाहर चली गई। मिशी मेरी जान। अर्शमान ने मिशेल का सर अपनी गोद में रखकर इसको आराम से जगाया तो इसने छोटी छोटी आंखें खोली। ये दूध पी लो, फिर सो जाना। अर्शमान ने आराम से दूध का गिलास मिशेल को पिलाया। दूध पीने के बाद इसने लेट कर आंखें मूंद ली। अर्श ने जाए नमाज बिछाई और अपने रब की हजूर शुक्राने के नवाफिल अदा किए। इसे इसकी मोहब्बत मिल गई थी। वो जानता था मिशेल को संभालना मुश्किल था, पर वो अपनी मासूम सजनी के लिए सब करने को तैयार था। जाए नमाज अपनी जगह पर रख के वो बेड की दूसरी तरफ लेट गया। अर्श ने आगे बढ़कर मिशेल को अपनी नरम गिरफ्त में लिया और आंखें मूंद ली। मिशेल की सांसें इसको अपनी सांसों में महसूस हो रही थी, तो इसने मुस्कुरा कर मिशेल को अपने मज़ीद करीब कर लिया। यार, एक बात तो माननी पड़ेगी, सर रूहान हैंडसम बहुत हैं। सबके साथ बैठी हुई हीरा ने रूह को देखते हुए तारीफ़ की। हाँ, ये तो है, और ऊपर से इनकी कास्ट। रूह ने चमकती आंखों से कहा था। क्या कास्ट है? ग्रुप में बैठी एक लड़की को तजस्सुस हुआ। शाह कास्ट है यार, पता है मेरे नावल के हीरो की ज़्यादातर यही कास्ट होती है। सिर्फ आपके नावल की हीरो की नहीं, वैसे यही होती है। और मुझे इस शाह लफ्ज़ से मोहब्बत नहीं, इश्क है, रूह ने मुस्कुराते हुए कहा था। अरे वो क्यों, ऐसी भी क्या बात है?
हीरा पुरतजस्सूसी, यार तुम्हें नहीं पता, बस ना पूछो इस दिल की क्या क्या ख्वाहिश है। शाह कास्ट को लेकर रूह ने दिल के मुकाम पर हाथ रखा था। कॉरिडोर से गुजरता रूहान रूहे संभल की बात पे रुका। सनबील या संबल, इस टाइम गलत पढ़ हुआ है या सही, जो भी, मैं राइटर माला से पूछ के अगली नेक्स्ट टाइम ठीक कर दूँगी। क्या क्या ख्वाहिश है हमें भी बताओ। महमल को भी तजस्सुस हुआ। यार पता है मैंने जब से नावल पढ़ना शुरू किया है मुझे शाह नाम के लोगों से इश्क हो जाता है, मगर वो सड़े हुए कड़वे करेले, उफ तौबा तौबा। नखरे तो देखो। रूह ने कानों को हाथ लगाया था। किसके? महमल ने सवाल किया। कड़वे करेले के, और किसके? पता है मुझे तो लगता है इनकी वाइफ भी इनके गुस्से से डरती होंगी। रूह ने अपने दिल की बात कही। अरे वो अनमैरिड हैं। महमल ने जैसे इसकी मालूमात में इजाफा किया। हैं? वाकई? रूह खुशी से चहकी तो सब लोगों ने हैरान नजरों से इसे घूरा। अरे ऐसी वैसी कोई बात नहीं, दरअसल मैं सोच रही हूँ क्यों ना कोई डरपोक लड़की को रुहान शाह से सेट करवा दें। रूह की बात और एक्टिंग पे पीछे खड़ा रूहान अशश कर उठा। सब दोस्तें रूहान शाह को पीछे देख खामोश हुई थी और इशारे में रूह को समझाने लगी, जो बहुत मज़े से अपना प्लान सबको बता रही थी। और फिर जब सर रूहान शाह रोमांटिक मूड में होंगे तो कहेंगे ओके शाह, हाँ हाँ कितना मज़ा आएगा ना, कहेगी सोई। रूह ने अपनी बात मुकम्मल करके अपनी दोस्तों को देखा जो इसे पीछे देखने का इशारा कर रही थी। क्या है यार पीछे? रूह ने पीछे सरसरी निगाह डाली और आगे मुड़ी। फिर दोबारा पीछे देखा तो रूहान शाह को देख रूह की ज़बान तालू से चिपक गई। रूह आप मेरे ऑफिस में हैं, कहकर अपना गुस्से से सुरख हुआ चेहरे पर हाथ फेरता रूहान वहाँ से चला गया। बेस्ट ऑफ लक मेरी शेरनी। हीरा ने रूह के कंधे को थपथपाया जिसकी सांसें रुकी हुई थी। रिलैक्स, क्या कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डांटेंगे बस। महमल ने भी रूह को तसल्ली दी तो वो मरे हुए कदमों से रूहान के ऑफिस की जाने पड़ी। मिशेल की आंख खुद पर वजन महसूस करते हुए खुली तो खुद को आसमान की गिरफ्त में पाया। रात का मंजर इसकी आंखों के सामने घूमा तो इस शख्स से नफरत महसूस होने लगी और पल में इसके बाजुओं को झड़कती दूर हुई। आसमान की आंख खुली तो मिशेल को देखा। मिशेल ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में खुद को देखा तो अपना वजूद इसके कपड़ों में देख चेहरा लाल, शर्म और गुस्से से लाल हुआ। हाउ डेयर यू। मिशेल ने लेटे हुए अर्शमान का कॉलर जकड़ा। अर्शमान इसके चेहरे से अंदाज़ा लगा सकता था कि वो क्या सोच रही है। ऐसी कोई बात नहीं जैसी आप सोच रही हैं। इसके हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए अर्शमान ने इसे बताना चाहा। सब जानती हूँ मैं, तुम जैसे घटिया इंसान को पहले मुझे बदनाम करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और फिर मेरे साथ। मिशेल की आंखों में नमी उतरी। हे वाई आर यू वीपिंग। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, नूरे ने तुम्हारे कपड़े चेंज करवाए हैं। अर्शमान इसको रोता देख फ़ौरन इसके करीब हुआ। दूर दूर हो मुझसे, पास मत आना। मिशेल फ़ौरन इससे दूर हुई। टू बी कंटिन्यूड। एपिसोड कल से ज़्यादा लॉन्ग थी और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी क्योंकि कल सेकंड एपिसोड थी। फर्स्ट 2 और 3 एपिसोड में लाइक इंट्रोडक्शन ऐसी कुछ होता है, लेकिन इसकी 3rd एपिसोड मज़े की थी। आई मस्ट से माला को जाके अच्छी सी तारीफ़ करनी पड़ेगी उसकी। अगली एपिसोड के साथ मिलते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो को शेयर करते हैं, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि राइटर को अच्छा लगे। चलें जी, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।